नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे आईएएस, आईआईटी, आईएम, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे रेखा, रेखाखंड एवं किरण, अध्याय 9। ये आपकी गणित पुस्तक है कक्षा 6 की, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं, है ना। जिंदगी जब भी आई तड़पाने को, उसने हमको व्यस्त पाया। हमने कहा अभी थम जा, जो भी तू ले आई है दुख दर्द हमारे सिर पर मारने को, कल आना, अभी वक्त नहीं है, अभी काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। ओके, इस चैप्टर से हम क्या क्या सीखेंगे देख लीजिए, ठीक है ना। कि बिंदु क्या होता है वो समझेंगे, रेखाखंड क्या होता है, कि रेखा क्या होता है वो जानेंगे, किरण क्या होती है वो जानेंगे, ठीक है ना। वक्र रेखा क्या होती है वो जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। भूमिका से, इंट्रोडक्शन से 9.1। ज्योमिति गणित की वह शाखा है, ज्योमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिंदुओं को, रेखाओं को, वक्रों को, समतलों को इत्यादि इत्यादि का अध्ययन करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, ठीक है। भूमि की माप संबंधी कार्यों में गणित की इस शाखा की उत्पत्ति हुई। भूमि की, जमीन की जो मापाई होती थी, आप जानते होंगे कभी भी जमीन का बंटवारा होता है या घर बनाने के लिए जमीन की मापाई होती है, कोई भी माप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। भूमि की माप संबंधी कार्यों में यदि हम लोग रेखा, रेखाखंड, किरण ये सब नहीं जानेंगे तो हम लोग भूमि का माप भी नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए यह जरूरी है हमें पढ़ना, ठीक। तो भूमि की माप संबंधी कार्यों में गणित की इस शाखा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस गणित को भूमिति मतलब भूमापन भी कहते हैं। इसमें रेखाओं तथा इससे घिरे क्षेत्रों के गुणों का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, रेखाओं का और इससे घिरे हुए जितने भी क्षेत्र हैं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक। जियोमिति, जियोमेट्री, ठीक। यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन, जियोमेट्रॉन का अंग्रेजी तुल्य है। जियो का अर्थ होता है भूमि और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन, मतलब भूमि का मापन। प्राचीन समय में ज्योमितीय अवधारणाएं संभवतः कला, वस्तुकला और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई। जो भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये भूमि मापन की कला के कारण ही हो पाई। एग्जैक्ट जो किया जाता था, ये एग्जैक्ट कैसे हो पाता है, क्योंकि भूमि मापन की कला इन्हें पता थी, जिसके कारण हो पाता है, ठीक ना। वैभवपूर्ण राजभवनों, मंदिर, झीलों, कला और वास्तुकला या शिल्प कला ने इन अवधारणाओं को और उजागर किया। आजकल कला, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, कपड़ों की डिजाइन इत्यादि के सभी रूपों में आप समझ सकते हैं कि आजकल जो भी कला होती है, वास्तुकला होती है, इंजीनियरिंग होती है, कपड़ों का डिजाइन होता है, सभी में, सभी रूपों में ज्योमेट्री अवधारणाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। यदि हम लोग ज्योमेट्री नहीं जानेंगे तो एक कपड़ा भी नहीं बना सकते हैं जो कि आप पहनते हैं, ठीक ना। ओके, सही से कपड़ा भी नहीं बना सकते हैं, ओके, कपड़ा का डिजाइन भी नहीं दे सकते हैं। बिंदु का बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहला चीज। तो ये बात समझ में आ गया कि बिंदु, रेखा और रेखाखंड का क्या उपयोग है, ठीक, और इसे हमें क्यों पढ़ना है, ठीक। पहले हम लोग जानेंगे कि इसका उपयोग क्यों है। ये नहीं कि अंधाधुन हम किसी भी चीज़ को रटे जाएंगे वैसा नहीं करेंगे, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिंदु, पॉइंट, एक स्थिति निर्धारित करता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट कर दिया, तो ये एक स्थिति को निर्धारित कर दिया कि ये यहाँ से ये इतनी दूरी पर है, और यहाँ से ये इतनी दूरी पर, यहाँ से इतनी दूरी पर, यहाँ से इतनी दूरी पर, यहाँ से इतनी दूरी पर, ठीक है। तो ये एक स्थिति को निर्धारित कर दिया, ओके। बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है, किंतु इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। क्या बिंदु में लंबाई और चौड़ाई होती है? बिल्कुल नहीं होती। ये बिंदु में क्या लंबाई चौड़ाई है? नहीं है। बिंदु के लिए कुछ उदाहरण इस प्रकार है, बिंदु का कुछ उदाहरण इस प्रकार है, देख सकते हैं। यदि आप किसी पृष्ठ पर, मतलब किसी पेज पर
नोक वाली पेंसिल को सटा दीजिए, नोक वाली पेंसिल को सटा दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप सटाते हैं पृष्ठ पर एक चिन्ह बन जाता है, बन जाएगा, ओके। जैसे ही आप खाली पेपर में एक सफेद पेपर में पेंसिल का नोक को सटाएंगे तो एक चिन्ह बन जाता है, बन जाएगा। यह चिन्ह बिंदु को प्रदर्शित करता है। यही चिन्ह जो होता है, यही चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? बिंदु को प्रदर्शित करता है। बिंदुओं को अंग्रेजी में बड़े अक्षरों ए बी सी डी इत्यादि से सूचित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है। इस टाइप से हम लोग बिंदु को कोई भी ए से लेकर जेड तक में कोई भी होगा, कोई भी लेटर से इसको हम लोग सूचित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे अब रेखाखंड क्या होता है? देखिए रेखाखंड, एक कागज पर दो बिंदु ए और बी अंकित कीजिए। मान के चलिए एक कागज लिए और दो बिंदु अंकित किए, ठीक है। उन दोनों बिंदुओं से सभी संभव रास्तों से जोड़ने का प्रयास कीजिए। इसको जोड़ दिए, ठीक है। तो यही क्या होता है? रेखाखंड होता है। ये दोनों बिंदु को जोड़ने का जो रास्ता होता है वही क्या होता है? रेखाखंड कहलाता है, ओके। जैसे कि सभी संभव रास्ते, जैसे कि मान के चलिए सभी संभव रास्ते बोल रहा है, तो मान के चलिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा भी जोड़ सकते हैं, ऐसा भी जोड़ सकते हैं, कैसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों को जो जोड़ रहा है, दोनों बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखा होता है वही क्या होता है? रेखाखंड होता है। क्लियर है? ए और ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता क्या है? ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता क्या है? ये वाला सबसे छोटा रास्ता है ना। और ये तो थोड़ा लंबा रास्ता है, ये तो उससे थोड़ा सा कम लंबा रास्ता है, ये भी लंबा है, ये तो सबसे ज़्यादा लंबा रास्ता है ना। तो ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता कौन है? बीच वाला है। क्लियर है? अब देखिए दो बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता एक रेखाखंड है, यानी कि सभी संभव रास्ते नहीं, सबसे छोटा रास्ता, ठीक है, रेखाखंड है। और इसे रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी मतलब ए बी लिख करके ऊपर ऐसा रेखा के जैसा बना देना है, तो ये रेखाखंड ए बी हो जाएगा। या हम लोग उसको उल्टा भी कह सकते हैं, ए बी भी कह सकते हैं, बी ए भी कह सकते हैं। रेखाखंड बी ए से सूचित किया जाता है। दिए गए आकृति में एक रेखाखंड दर्शाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर यह रेखाखंड दर्शाया गया है। बिंदु ए और बी इस रेखाखंड के अंत बिंदु है। बिंदु ए और बी इस रेखाखंड के अंत बिंदु है, ओके। बिंदु समझ गए, रेखाखंड समझ गए। अब हम लोग समझेंगे रेखा के बारे में, ओके। रेखा, एक कागज पर दो बिंदु ए और बी अंकित कीजिए। मान के चलिए एक कागज पर हमने क्या किया? ए और बी अंकित कर दिया, ठीक है, ए और बी। और लकीर खींचकर रेखाखंड ए बी बनाइए। और क्या करना है? लकीर खींचकर, मान के चलिए ए और बी लकीर खींचकर रेखाखंड बना देना है। रेखाखंड बना दिया हमने, ठीक है। सबसे छोटा रास्ता वाला जो लाइन होता है जो दो बिंदुओं को जोड़ता है उसे रेखाखंड कहते हैं, तो मैंने रेखाखंड बना दिया। रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी ए से आगे की दिशा में, रेखाखंड ए बी ए के आगे की दिशा में, ठीक है, और बी से आगे दूसरी दिशा में, बी से आगे दूसरी दिशा में दी गई आकृति के अनुसार बिना किसी अंत के आगे बढ़े। बिना किसी अंत के आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, ठीक है। आपको एक रेखा का उदाहरण प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो आपको जो मान के चलिए एक दो बिंदु लेना है, उसे रेखाखंड बना देना है। और ये हो गया ए, हो गया बी, बी ए के आगे जब जाते रहेंगे, बी के आगे जब जाते रहेंगे तो ये क्या हो जाता है? रेखा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मतलब इसका अंत बिंदु नहीं होता है, ये जाते ही रहता है, अनंत तक जाएगा, ठीक है। और रेखाखंड में क्या होता है? अंत बिंदु होता है, ये अंत बिंदु होता है, ठीक ना। और रेखा में अंत बिंदु नहीं होता है, वो जाता ही रहता है, इधर भी जाता ही रहेगा, ठीक। बिंदु यहाँ तक क्लियर हो गया? दो बिंदुओं ए और बी से होकर जाने वाली रेखा को ए बी रेखा के ऊपर देख रहे हैं, रेखा को इससे डिनोट किया जा रहा है, इससे डिनोट किया जा रहा है, इससे सूचित किया जा रहा है। और रेखाखंड को किससे सूचित किया गया था? केवल ऐसा से, ठीक है। ये क्योंकि इसका अनंत बिंदु है, अनंत दूरी तक जाएगा, ये तय करेगा, लेकिन ये इसका अंत बिंदु रहता है रेखाखंड में, ठीक। ओके, रेखा को कैसे दिखाएंगे? ऐसा से। और रेखाखंड को कैसे दिखाएंगे? ऐसा से, ठीक है। क्लियर है? यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं, अनिश्चित रूप से विस्तृत फैलते जाती है। इस पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं, इसमें बहुत से बिंदु स्थित होते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, मान के चलिए यहाँ बी है, और ये जा ही रहा है। तो यहाँ असंख्य, यहाँ सी भी हो सकता है, यहाँ डी भी हो सकता है, यहाँ एफ भी हो सकता है, जी हो सकता है, असंख्य बिंदु भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? संलग्न आकृति रेखा पी क्यू, देख पा रहे हैं यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, तो रेखा पी क्यू क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ एरो दिया हुआ है, लास्ट में देख रहे हैं एरो दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है। जब दोनों तरफ एरो दिया हुआ है तो समझिए कि रेखा है, इसीलिए पी क्यू के ऊपर रेखा वाला चिन्ह बनाया गया है। एक रेखा को एल जैसे अक्षर से भी व्यक्त किया जा सकता है। एल मतलब लाइन, ठीक है, एल से भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं। क्लियर है? रेखा के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, देख पा रहे होंगे। स्केल ऐसा है, ये रेखा हो गया, ठीक ना, ये रेखा हो गया। क्लियर है? ये क्या है? वक्र है, ये वक्र है, वक्र है, ओके। ये बंद वक्र है, ठीक है। ये खुला वक्र है, ये बंद वक्र है, देख पा रहे हैं ना। ये खुला वक्र है, यहाँ पर, यहाँ खुला है, इधर खुला वक्र, यहाँ कहीं पर भी खुला नहीं दिख रहा है, ये वक्र बंद वक्र है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, सब बंद वक्र है ना। और इसे कहा जा रहा है क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा, मतलब ऐसा रहेगा, इधर ऐसा लाइन रहेगा तो क्षैतिज, और ऊपर नीचे लाइन रहेगा तो वर्टिकल, लंबवत, ठीक है। ऊपर नीचे वाला लाइन को क्या कहेंगे? लंबवत रेखा, और इधर ऐसा वाला लाइन को क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे, ठीक है। बाएं दाहिने वाला लाइन को क्षैतिज रेखा, और ऊपर नीचे वाला लाइन को हम लोग लंबवत रेखा कहेंगे।
आगे रेखाखंडों का मापन कैसे होता है। रेखाखंडों रेखाखंड एक रेखा का निश्चित भाग होता है। रेखा का एक निश्चित भाग होता है। मान चलिए यहाँ रेखा बनाया मैंने, ठीक है, मान चलिए रेखा बना दिया मैंने ए बी। तो रेखा का ही एक निश्चित भाग, ठीक है, ये क्या होता है, रेखाखंड होता है। और ये तो अनिश्चित है, ये तो जाहिर है। तो अनिश्चित भाग क्या होता है, रेखा होता है। लेकिन जो निश्चित भाग होता है यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये निश्चित भाग जो होता है ये रेखाखंड होता है। क्लियर है, निश्चित भाग होता है। प्रत्येक रेखाखंड की माप उसकी लंबाई कहलाती है। प्रत्येक रेखाखंड की माप जो होती है वो क्या कहलाती है, रेखाखंड लेंथ कहलाती है, लंबाई कहलाती है। देखिए मान के चलिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक है, और ये इधर जाहिर है, ये मान चलिए रेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो माप होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, लंबाई कहेंगे, ठीक है। और लंबाई इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे। ओके, क्लियर है। अब देखिए दो रेखाखंडों की तुलना करने के लिए हम उनकी लंबाइयों के बीच एक संबंध ज्ञात करते हैं। दो रेखाखंडों की तुलना करने के लिए, दो रेखाखंड है, अगर उसका तुलना करना है तो उनकी लंबाइयों के बीच एक संबंध ज्ञात करते हैं। मान के चलिए एक रेखाखंड इतना बड़ा है और एक रेखाखंड इतना बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका लंबाई को देखेंगे और इसका लंबाई को देखेंगे, उसी से हम लोग इन दोनों के बीच तुलना कर सकते हैं, ठीक है। इसकी इतनी लंबाई है, इसकी इतनी लंबाई है, ऐसा। रेखाखंड को मापने के लिए एक रूलर, पैमाना की आवश्यकता होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं, स्केल को, ठीक है, पैमाना, ठीक है ना। आगे देखिए रूलर के प्रत्येक भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। ये जो रूलर होती है, रूलर मतलब स्केल जो होती है, इसकी प्रत्येक क्या होती है, प्रत्येक दूरी 1 सेंटीमीटर की होती है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, हर एक 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसलिए 1 2 3 4 1 1 बढ़ते जाता है, ठीक है। रूलर के प्रत्येक भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। इसमें से प्रत्येक भाग को आगे और उप विभाजित किया गया है, मतलब सब डिवाइडेड, मतलब बराबर बराबर भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ 0 सेंटीमीटर है और यहाँ 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक के बीच को भी 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, तभी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 1 हो जाते हैं, फिर इसको 10 भागों में बांटा जाता है, फिर यहाँ हो जाते हैं 2, इस टाइप से, ठीक है। बीच में क्या हो जाएगा, आधा, ठीक ना, क्लियर है। 1 सेंटीमीटर का प्रत्येक उपविभाजित भाग 1 मिलीमीटर होता है। अब देखिए उपविभाजित भाग जो होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। मान के चलिए मैंने जो बताया अभी कि हर एक सेंटीमीटर 10 भागों में बांटा रहता है, ठीक ना। मान के चलिए ये 0 है, ये 1 है, ये बड़ा सा स्केल है मान के चलिए, ठीक ना। तो ये 0 से 1 के बीच में 10 भागों में बांटा रहता है, क्लियर है। कितना भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्लियर है। तो हर एक उपभाग, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है, ये कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर 10 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसे याद रखिएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर। रूलर का दूसरा किनारा इंचों में विभाजित है, देख सकते हैं। ये रूलर का जो दूसरा किनारा है, देखिए इधर, ये क्या में है, ऊपर तो सेंटीमीटर में है और नीचे क्या है, इंच में है, ये इंच में विभाजित रहता है, ठीक। तो देख सकते हैं 12 इंच में 1 फीट होते हैं, 12 इंच में 1 फीट होते हैं, और 1 इंच 2.46 सेंटीमीटर होता है लगभग। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए एक जो सेंटीमीटर है, 1 इंच जो होता है, 1 इंच जो होता है वो 2.54, यहाँ मान चलिए यहाँ आधा में 5 हो गया और दूसरे 6 में ना पहुंच करके आधा में रहेगा तो वो हो जाएगा 5 4, ठीक है। 2.54 के सीधे में रहते हैं, तो इसीलिए 1 इंच बराबर हो जाता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए रेखाखंड AB की लंबाई, रेखाखंड AB की लंबाई का माप ज्ञात करना। रेखाखंड AB का लंबाई का माप ज्ञात करने के लिए हम लोग रूलर का सहायता ले सकते हैं। रूलर की सहायता से मान लीजिए रेखाखंड AB की लंबाई मापनी है, ठीक है। तो रूलर मतलब स्केल की शून्य चिन्ह को A मान लेंगे। रूलर की जो शून्य चिन्ह होगी, देखिए यहाँ पर जो रूलर की शून्य चिन्ह है इसे A पर रख देंगे, ठीक है, A पर रखिए, और B के समूचे चिन्ह को रूलर पर पढ़िए। अब B कहाँ पर अंत हो रहा है उसको पढ़ना है, तो यहाँ कहाँ पर हो रहा है, 6.5 पर हो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं 6.5 है ना, 6.5 पर हो रहा है, ठीक। अब देखिए इससे रेखाखंड AB की माप ज्ञात हो जाएगी। रूलर से हम लोग माप कर सकते हैं। मान लीजिए कि लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, हम इसे लंबाई AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, AB बराबर 6.5। अब विभाजक की सहायता से कैसे करेंगे, विभाजक को खोलिए, इसकी एक भुजा के अंत बिंदु को A पर रखिए। विभाजक जो होता है देख सकते हैं, देखिए यहाँ, ठीक है,
ये जो होता है विभाजक, इसको विभाजक कहते हैं। तो एक जो सिरा है उसे ए पर रखिए, ठीक है, और दूसरा सिरा को बी पर रखिए। अब इसे ही क्या कीजिए, ये जो शेप बन गया है, यही शेप को आप स्केल में रख दीजिए और देखिए कि ये कहाँ पर अंत हो रहा है। ये पहला सिरा को 0 पर रखिए और दूसरा सिरा को अंत पर रखिए। कहाँ पर अंत हो रहा है, तो 5.3 पर अंत हो रहा है, ठीक है। इसी तरह देख सकते हैं हम लोग। देखिए इसकी एक भुजा के अंत बिंदु को ए पर रखिए और दूसरी भुजा के अंत बिंदु को बी पर रखिए। इस फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए, इस फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए, अब जैसे कि ए पर रखे, ठीक है ना, मान के चलिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। तो जैसे ही यहाँ आप विभाजक को रखे, ठीक है ना, विभाजक को जैसे यहाँ पर आप रख दिए, अब क्या करना है, इसको बिना कुछ परिवर्तन किए जस्ट जैसा है वैसा ही आपको फिर स्केल में रखना है, ठीक है, यानी कि उसका साइज को बड़ा छोटा नहीं करना है, ठीक है ना। विभाजक को रूलर पर इस प्रकार रखिए कि अंत बिंदु रूलर के शून्य चिन्ह पर रहे। अब दूसरे अंत बिंदु के सम्मुख चिन्ह को बढ़िए। अब दूसरा जो अंत बिंदु है उसको पढ़ना है। यही रेखाखंड AB की लंबाई होगी। विभाजक से भी कर सकते हैं और रूलर से भी कर सकते हैं, ठीक है, सीख गया आपने। अब रेखाखंड खींचना, उदाहरण के लिए 7.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। तो क्या कीजिएगा, एक सादा पेज लीजिएगा, ठीक है, सादा पेज लिया आपने और यहाँ पर एक बिंदु बना दीजिए शुरू में, और यहाँ स्केल का 0, जो रूलर का 0 वाला छोर को यहाँ पर रखना है और स्केल में ही देखना है कि कहाँ पर 6.3 हो रहा है, तो वहाँ पर एक बिंदु बना देना और दोनों को मिला देना है, तो रेखाखंड बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। बिंदु ए से रूलर में अंकित 6.7 मतलब 6 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर होगा भाई, 8 नहीं, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के लगभग बीच, अच्छा ठीक कहा गया है, ठीक है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के लगभग बीच में, है ना, देख पा रहे हैं, बीच में, लेकिन बीच में तो नहीं होगा क्योंकि 7.3 है, अगर 7.5 रहता तब बीचों बीच होता, ठीक है। तक एक रेखाखंड खींचिए। इस प्रकार हम 7.3 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच सकते हैं, ठीक है। अब किरण के बारे में पढ़ते हैं। किरण रेखा का वह भाग है, रेखा का, अब रेखा देखिए, रेखा क्या होता है, रेखा हमने पढ़ा है कि ऐसा जिसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है, वो जाते ही रहता है, अंत नहीं होता है जिसका, ठीक है, ए और बी, ठीक है। ये क्या हो गया, रेखा हो गया। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, किरण रेखा का वह भाग है, यह एक बिंदु से प्रारंभ होता है, मान के चलिए एक बिंदु से शुरू हुआ, जिससे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। और एक दिशा में बिना किसी अंत के, और जब अंत नहीं है तो ये वाला साइन दे देंगे हम लोग, एरो लगा देंगे, बिना किसी अंत के जाते ही रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह क्या है, किरण है, ठीक है ना। किसी भी बिंदु से प्रारंभ होकर किसी भी बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे, किरण कहते हैं, ठीक। यहाँ किरण के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देख सकते हैं। यहाँ सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी जो फैलती है, इस सूर्य इसका एक प्रारंभ बिंदु होता है, लेकिन ये जो किरण जाती है उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, वो बहुत दूर दूर तक जाती है, ठीक है। अब यहाँ जो लाइट हाउस है, मान के चलिए लाइट वाला जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ इसका तो शुरुआत बिंदु, प्रारंभ बिंदु तो यहाँ है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब मान के चलिए टॉर्च, इसका प्रारंभ बिंदु तो यहाँ है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी, ये आपकी अनंत तक भी जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए, सूर्य की किरणें, एक लाइट हाउस से निकलती हुई प्रकाश की किरणें, टॉर्च से निकलती हुई प्रकाश की किरणें। यहाँ किरण की दो दी हुई आकृति को देखिए, किरण की दी हुई आकृति को हमने देख लिया। इस प्रकार इस किरण पर दो बिंदु दर्शाए गए हैं, इस किरण पर क्या किए गए हैं, दो बिंदु को दर्शाए गए हैं, ठीक। इस किरण पर दो बिंदु को दर्शाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये किरण जा ही रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु को दर्शा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका किरण हो गया। ए प्रारंभिक बिंदु है और बी किरण पर एक अन्य बिंदु है ना। हम इसे एपी किरण एपी से व्यक्त करते हैं। आप अंतर पता हो रहा होगा कि रेखाखंड को हम लोग कैसा दिखाएंगे, केवल ऐसा, लेकिन रेखा को कैसा दिखाएंगे, ऐसा दोनों तरफ एरो होगा, लेकिन किरण को कैसा दिखाएंगे हम लोग, केवल ऐसा, ठीक है, एक तरफ केवल एरो होगा, क्लियर है। क्योंकि रेखाखंड का अंत बिंदु होता है और किरण रेखा का अंत बिंदु नहीं होता है, ना इधर ना उधर, ठीक है। लेकिन किरण का जो होता है, किरण का एक प्रारंभ बिंदु होता है और अंत बिंदु दूसरा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग उससे डिनोट करते हैं। अर्थात किरण एपी में बिंदु ए प्रारंभिक बिंदु है, पी की ओर किरण को असीमित दूरी, मतलब असीमित, कोई सीमित नहीं, बहुत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु ए की ओर नहीं, लेकिन ए की तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता है, केवल पी की ओर बढ़ेगा, ठीक। अगला ए सी बी। अब देखिए ये क्या है, रेखा है, ये नहीं, ये आपकी क्या है, रेखा है, ये किरण नहीं है, क्योंकि एक तरफ ही नहीं ये दोनों तरफ बढ़ रही है, ठीक है। ये क्या है, एक तरफ नहीं बढ़ रही है, एक तरफ केवल बढ़ रही है, मतलब ये रेखा है। अब ये क्या है, एक तरफ नहीं बढ़ रही है, एक तरफ बढ़ रही है, मतलब ये भी रेखा है, ठीक। ऊपर के चित्रों में किरण सी से बी, ये किरण हो गया, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु क्या है, सी है, तथा बी की ओर असीमित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, बी की तरफ असीमित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। किरण सी ए, अब किरण सी ए को लिया जाए तो सी है प्रारंभिक बिंदु और ए है असीमित बिंदु, मतलब ये ए की ओर असीमित दूरी तक तय करेगी, ठीक है। सी प्रारंभिक बिंदु है और बिंदु ए की ओर असीमित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक।
जब किरणों की प्रारंभिक बिंदु बढ़ाए जाने की दिशा एक होती है, जब किरणों की प्रारंभिक बिंदु और बढ़ाए जाने की दिशा, देखिए प्रारंभिक बिंदु और बढ़ाए जाने की दिशा एक ही होती है, तो दोनों एक ही किरण होगी। ठीक है, मान के चलिए दोनों क्या होगी, ये हो या ये हो, ये दोनों क्या होगी, एक ही किरण होगी। ठीक है, ये जब किरण को प्रारंभिक बिंदु और बढ़ाए जाने की दिशा होती है, बढ़ाए जाने की दिशा एक होती है, मान के चलिए प्रारंभिक बिंदु और बढ़ाए जाने की दिशा एक होती है, ठीक ना, तो दोनों एक ही किरण होगी। क्लियर है। इस प्रकार ऊपर दिए गए आकृति OA और OB एक ही किरण है। OA और OB क्या है, एक ही किरण है। OA और OB, OA और OB एक ही किरण है। ठीक, ये नहीं कि इसको हम लोग कहेंगे OA एक किरण है और OB अलग किरण है, ऐसा नहीं, दोनों एक ही किरण है। ठीक है, अब संलग्न आकृति को देखकर अपनी समझ बनाइए। ठीक है, यहाँ आपको समझ बनाना है। दिए गए आकृति में कितनी रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं देख सकते हैं, यहाँ से इधर जा रही है एक रेखा, अच्छा रेखा पूछा है। ठीक है, तो ये एक रेखा हो गया और ये एक रेखा हो गया। ठीक है, तो रेखा तो दो है। कितनी बिंदु दिए गए हैं, बिंदु हमारा कितना है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, पांच बिंदु, 6 बिंदु हैं। कितने रेखाखंड हैं, रेखाखंड कितने हैं, रेखाखंड हमारे हैं एक रेखाखंड। ठीक है, दो रेखा, एक रेखाखंड हो गए, ओके, और शायद एक ही रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तक की रेखाखंड है। ठीक है, और ये तो आपकी रेखा है, ये भी रेखा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेखा है, रेखाखंड है। अब किरण कौन है, यहाँ से इधर किरण है, यहाँ से इधर भी किरण है, यहाँ से इधर भी किरण है, यहाँ से इधर किरण है, यहाँ से उधर किरण है। ठीक, तो देखिए बिंदु कौन कौन है आकृति में, 6 बिंदु हैं। कौन कौन है, देखिए 6 बिंदु हैं आकृति में, एक देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब दी गई आकृति में केवल 2 ही रेखाएं हैं, केवल 2 ही रेखाएं हैं। देख सकते हैं रेखा कितनी है, 2 ही है। ठीक, क्लियर है। आगे रेखाखंड, संलग्न आकृति में कुल 9 रेखाखंड है। कितनी है, 9 रेखाखंड हैं, कुल 9 रेखाखंड है। देख सकते हैं रेखाखंड 9 है, यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड, 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 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब अलग अलग तरह का हम कह सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कह सकते हैं इसे इस टाइप से भी, AB AO कह सकते हैं, AC कह सकते हैं। ठीक है, OC कह सकते हैं, CB कह सकते हैं, OP कह सकते हैं, PO कह सकते हैं। ठीक है, OQ कह सकते हैं, QO कह सकते हैं। तो इसी तरह से टोटल 9 रेखाखंड होंगे जिसके एक अंत बिंदु है। ठीक ना, अब ये अंत बिंदु से ये जो आगे जाएगा उसको हम लोग रेखा नहीं कहेंगे। ठीक ना, तो रेखाखंड तो अंत बिंदु वाला सभी है। ठीक है, तो ये रेखाखंड हो जाएगा। अब किरण कितने हैं, किरण हमारे 1 है, ठीक है, 2 है, फिर 3 है, ठीक, 4 है, और 5 है, 6। देखते हैं कितने हैं यहाँ पर, आंसर में कितना दिया हुआ है, कुल 4 हैं, 4 हैं कह रहे हैं। ठीक है, कुल कितने हैं, 4 हैं। देखते हैं हम लोग, यहाँ से ये है शुरुआती बिंदु, तो ये एक हो गया, दूसरा ये एक हो गया, 2 हो गया, और ये एक हो गया, और यहाँ से एक जो होगा ये और ये अलग नहीं होगा, ये एक ही होता है, इसीलिए 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक हो गया, 4 हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे किरण को कैसा कहा गया है कि ये यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का एक साइड जो जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो ये एक ही किरण कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से C तक का और यहाँ से B तक का, B से आगे, यहाँ से C से आगे जाए, यहाँ से C से आगे जाए, या यहाँ से B से आगे जाए, तो ये एक ही किरण कहलाएगा। तो ये एक किरण हो गया, ये एक किरण हो गया, 2 किरण हो गया। अब तीसरा किरण कौन है, यहाँ से अलग दिशा में जा रहा है, तो ये एक किरण हो गया, 4 और 3 हो गया, और यहाँ से इधर एक दिशा में जा रहा है, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो अलग अलग दिशा में जाएगा तो हम लोग उसको गिनती करेंगे, लेकिन एक ही दिशा में 2 क्यों ना चला जाए, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक चला जाए, उसको हम लोग एक ही गिनेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये होगा क्लियर। अब यहाँ चलते हैं, रेखाखंड, किरण एवं रेखा में अंतर, क्या क्या अंतर है उसे पढ़ते हैं। रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड में क्या होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं। देख सकते हैं मैं बना रहा हूँ, रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। ठीक, किरण में एक अंत बिंदु होती है। मान चलिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ एक ही अंत बिंदु होता है। ठीक है, इसे हम लोग किरण कहेंगे। लेकिन रेखा में अंत बिंदु नहीं होती है, ये दोनों तरफ जाती है। ठीक है, ये दोनों तरफ जाएगी, ये उधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इसका अंत बिंदु नहीं होती है। ठीक, ये असीमित होती है। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है, रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। यहाँ रूलर रखेंगे, ये कितना सेंटीमीटर है पता चल जाएगा। लेकिन किरण की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, ना ही रेखा का कोई निश्चित लंबाई होता है, क्योंकि किरण भी तो एक प्रारंभ बिंदु है और एक दिशा में बढ़ती ही जाती है, और जो रेखा होती है वो तो दोनों दिशा में बढ़ती है, तो मापना तो मुश्किल है। ठीक है, क्लियर है। रेखाखंड, एक कागज पर रेखाखंड खींचा जा सकता है। किसी कागज पर हम रेखाखंड तो खींच सकते हैं,
लेकिन एक कागज पर एक किरण नहीं खींची जा सकती है, केवल उसकी आकृति प्रदर्शित की जा सकती है। एक पेपर पर हम लोग किरण नहीं बना सकते हैं, केवल उसका आकृति बना सकते हैं, फोटो बना सकते हैं, और रेखा का भी नहीं बना सकते हैं। एक कागज पर रेखा नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि ये तो अनंत बिंदु जाएगा, अनंत जाते ही जाएगा, तो पेज तो हमारा उतना बड़ा नहीं है जो कि वो अट जाएगा उसमें, ठीक ना, आ जाएगा। क्लियर है। चौथा, रेखा खंड को इस तरह से दर्शाएंगे, और रेखा किरण को इस तरह से दर्शाएंगे, और रेखा को इस तरह से दर्शाएंगे। रेखा को इस तरह से डिनोट करते हैं और किरण को इस तरह से डिनोट करते हैं, और हमारा रेखा जो होता है उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरह से सूचित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वक्र रेखाएं। वक्र रेखाएं क्या होती है? वक्र मतलब घुमा हुआ, ठीक है। कागज पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचिए। टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचना है, रेखा मतलब कोई अंत बिंदु नहीं है, ठीक है, जाते ही रहेगा, खींचिए। पर जो आकृति प्राप्त होती है वे वक्र कहलाती है। देखिए, कागज पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचने पर जो हमें आकृति प्राप्त होती है, जो फोटो हमें प्राप्त हुआ, आकृति जो प्राप्त होता है, यही आकृति क्या कहलाता है? यही वक्र कहलाता है, कर्व कहलाती है। टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होती है यही कर्व कहलाती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, 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 ठीक है। ये आपकी सरल वक्र है, ये सब सारे क्या हैं? सरल वक्र हैं। और ये वक्र जो सरल नहीं है, ये वक्र जो सरल सीधा नहीं है, ये सरल वक्र हो गया। यहाँ पर सरल वक्र दिख रहा है, लेकिन ये सरल वक्र नहीं है, ये आपके क्या है? नुकीले हैं, कर्व नहीं है, ठीक ना, मुड़े हुए नहीं है। दिए गए आकृति 5, 4 और 7 में वक्र स्वयं को काट रही है। देखिए 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 देखिए यहाँ स्वयं को काट रही है, यहाँ भी स्वयं को काट रही है ना, यहाँ भी देखिए स्वयं को काट रही है, ठीक। जब स्वयं को काट रही है, जबकि 1, 2, 3 में और 4 में वक्र स्वयं को नहीं काट रही है। देखिए यहाँ पर वक्र स्वयं को नहीं काट रही है, ठीक है, यहाँ भी वक्र स्वयं को नहीं काट रही है, यहाँ भी स्वयं को नहीं काट रही है, यहाँ भी स्वयं को नहीं काट रही है, यहाँ पर स्वयं को काट रही है। यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो सरल वक्र कहलाता है। यदि कोई वक्र अपने आप को ना काटे तो वो सरल वक्र कहलाता है, ठीक। और यदि काटे तो वो वक्र जो सरल नहीं होता है, ठीक है। संलग्न आकृति ए में देखिए यहाँ खुद को नहीं काट रही है, ठीक है, और ये भी नहीं काट रही है, ये भी, ठीक है। ए में दिया गया वक्र खुला वक्र है। ये क्या है? खुला है। देख पा रहे होंगे आप कि ये खुला है, ये ज्वाइंट नहीं, किसी जगह जुड़ा नहीं है, ये खुला वक्र है, और ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे बंद वक्र कहेंगे। जो खुला रहेगा उसे खुला वक्र, और जो बंद रहेगा उसे बंद वक्र कह देंगे, ठीक है, आसान है। बिंदु एक स्थिति निर्धारित करती है। बिंदु क्या करती है? एक स्थिति को निर्धारित करती है, ठीक है। इस बिंदु से दाईं और बाईं और आगे पीछे ये सब निर्धारित हो जाती है, कि जब तक हम लोग किसी बिंदु को बिंदु नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग कैसे कह सकते हैं कि उस बिंदु से इधर जाना है या उस बिंदु से उधर जाना है, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बिंदु क्या करती है? एक स्थिति को निर्धारित करती है। इसे सामान्यतः अंग्रेजी में बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है। इसे सामान्यतः अंग्रेजी के बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है, ठीक ना, बिंदु को, ठीक है, बड़े अक्षर से। किसी तल में अनगिनत बिंदु होते हैं, किसी भी तल में अनगिनत बिंदु हो सकते हैं, कि आप जितना भी बिंदु बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि बिंदु एक ज्योमेट्री पद है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है, ठीक ना। एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के संगत होती है। रेखाखंड क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, यानी कि जिधर से मिलाना चाहे उधर से नहीं, न्यूनतम दूरी। बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड को क्या कहते हैं? ए बी और बी ए रेखाखंड से व्यक्त कर किया जाता है, ठीक। क्लियर है। जब रेखाखंड जैसे कि ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो हमें एक रेखा प्राप्त होता है, ठीक ना। इसे ए बी से व्यक्त किया जाता है। अच्छा, उसे इससे व्यक्त नहीं किया जाता है, यहाँ पर गलती दिया हुआ है। रेखा को हम लोग इससे व्यक्त करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ एरो होता है। इसे कभी कभी हम लोग एल जैसे अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है, ठीक है। एल से भी हम लोग रेखा को कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको लाइन कहते हैं, ठीक। आगे, किरण रेखा का एक भाग होता है। मान चलिए किरण जो होता है ये रेखा है, मान चलिए, ठीक है। रेखा जो है, रेखा का किरण जो होता है, किरण मान चलिए यहाँ प्रारंभ बिंदु है और ये इधर जा ही रहा है, तो किरण जो होता है वो रेखा का ही एक भाग होता है। मान चलिए रेखा तो दोनों और अंत बिंदु नहीं होती है इसकी, ठीक है, तो ये रेखा का ही एक छोटा सा भाग होता है किरण, ठीक। किरण क्या होता है? रेखा का ही एक छोटा सा भाग होता है। रेखा कैसा होता है पहले हम लोग बनाते हैं। ये हो गया रेखा, हमको बनाना है किरण, तो एक अंत बिंदु होता है, ठीक ना, एक अंत बिंदु है और प्रारंभ बिंदु है। अंत बिंदु नहीं होता है, प्रारंभ बिंदु होता है। प्रारंभ बिंदु है, अब इधर जा ही रहा है, तो ये रेखा का ही एक छोटा सा भाग होता है, ठीक ना। छोटा सा भाग नहीं, ये जाता ही रहेगा, लेकिन रेखा का ही भाग होता है। क्लियर है। जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत मतलब फैलते जाती है। एक रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। एक रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। तथा रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं के बीच, रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं के बीच की दूरी की लंबाई की दूरी क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है, लंबाई। ये दोनों बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। रेखाखंड के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। ओके। टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचने पर बनी आकृति कर्व कहलाती है। टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा हम लोग खींच देते हैं इसको क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं, ठीक। अब यहाँ आपको बनाना है प्रश्नावली 9.1। एक बिंदु से होकर खाली स्थान सरल रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर खाली स्थान सरल रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती है?
एक बिंदु से होकर आप एक बिंदु से अनंत खींच सकते हैं। जैसे कि एक बिंदु है, ठीक है, इससे हम लोग अनंत रेखा खींच सकते हैं। इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, बहुत सारा खींच सकते हैं, ठीक ना। तो अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, सरल रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। आगे दो दिए गए बिंदुओं से होकर खाली स्थान रेखाएं खींची जा सकती है। मान चलिए ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, तो दो से लेकर के कितने रेखाएं खींची जा सकती है? तो ऐसा एक रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। तो दो से एक ही रेखा खींचा जा सकता है। क्लियर है। आगे एक रेखाखंड की लंबाई क्या कहलाती है? एक रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? एक रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो दो बिंदुओं की बीच की दूरी होती है, ठीक। किसी तल में अनगिनत बिंदु होते हैं, किसी तल में अनगिनत बिंदु हो जाते हैं, ठीक। किरण में खाली स्थान अंत बिंदु होता है, एक ही अंत बिंदु होता है, मतलब इधर हुआ ऐसा जाते ही रहेगा एक साइड, एक ही अंत बिंदु होता है किरण में। ओके, अब दी गई आकृति को देखकर निम्न के नाम लिखिए। 5 बिंदु कौन कौन है? 1 2 3 4 5, इसको लिख सकते हैं। एक रेखा कौन है? रेखा, इसको कह सकते हैं रेखा। 4 किरण कौन कौन सा है देख सकते हैं। 4 किरण यहाँ से शुरू हुआ है, 1 किरण, यहाँ से 2 किरण, यहाँ 3 किरण और यहाँ 4 किरण, ठीक है। क्लियर है। 5 रेखाखंड कौन कौन हो सकता है देख सकते हैं। 5 रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक का 1 2 3 4 5, ठीक है, रेखाखंड क्लियर हो गया। आगे सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं? इसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं। रेखाखंड में तो 2 अंत बिंदु होते हैं, किरण में भी अंत बिंदु नहीं होते हैं, ठीक ना। लेकिन एक प्रारंभ बिंदु तो होता है, लेकिन रेखा में बिल्कुल ही अंत बिंदु नहीं होते हैं, ठीक। अंत बिंदु रेखा में नहीं होते हैं। दिए गए 2 बिंदु से होकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? 2 बिंदुओं से लेकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? 2 बिंदु दी गई है, कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक ही रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है, एक ही, केवल एक। क्लियर है। अब इनमें से किसकी लंबाई निश्चित है? रेखाखंड की निश्चित होती है। रेखा का तो अनंत जाएगा, किरण का भी एक दिशा में अनंत जाता है। बिंदु तो उसका ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है, ठीक है। चौथा नंबर, इनमें से किसकी एक प्रारंभ बिंदु होती है? शुरुआत बिंदु किसकी होती है? किरण की होती है। एक प्रारंभ बिंदु होती है और एक अनंत बिंदु होती है। रेखाखंड में तो 2 अंत बिंदु होती है, रेखा में तो अनंत बिंदु होती है दोनों साइड, ठीक है। तो किरण में ही एक प्रारंभ बिंदु होती है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन है? रेखा ए बी, रेखा बी ए एक समान है। रेखा मान के चलिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो रेखा ए बी कहो या रेखा बी ए कहो, एक समान है, ठीक है, बिल्कुल। किरण ए बी कहो या किरण बी ए कहो, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है। ये किरण मतलब एक दिशा में जा ही रहा है, तो किरण ए बी कहो या बी ए कहो, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बी मतलब शुरुआत जो प्रारंभ बिंदु है उसको ए से शुरू किया गया है, तो ये तो अनंत बिंदु है, इसको तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि बी ए, ठीक है। तो इसीलिए किरण क्या, ये गलत होगा, ठीक है। अब रेखाखंड बी ए समान है। रेखाखंड ए बी और रेखाखंड बी ए समान है, बिल्कुल समान होता है। मान के चलिए यहाँ से ए से लेकर बी, ए से बी ये रेखाखंड है, तो ए बी कहो या बी ए कहो, एक ही होता है। इनमें से कोई नहीं, तो कौन होगा? बी नंबर होगा आंसर, ठीक। दी गई प्रत्येक आकृति में सभी रेखाखंडों का नाम लिखिए। तो क्या क्या रेखाखंड है देख सकते हैं। एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड, यहाँ क्या रेखाखंड है? एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 4 5 6 7 रेखाखंड, ठीक है। यहाँ 1 2 3, ठीक है, फिर 3 हो गए, यहाँ से यहाँ तक का 4, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 5, ओके 6। इस तरह से हम लोग बहुत सारा यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे दी गई आकृति में रेखाखंड एवं किरण की पहचान कीजिए। रेखाखंड और किरण कौन कौन है उसका पहचान करना है, ठीक। ए से बी ये रेखाखंड हो गया, लेकिन ए से सी किरण हो गया, बी से डी किरण हो गया, ठीक है। ई पी ये क्या हो गया? रेखाखंड, लेकिन ई एफ किरण हो गया, सी एच किरण हो गया और यहाँ डी क्यू किरण हो गया, ठीक। यहाँ ओ एल एक रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया, ओ पी एक रेखाखंड हो गया, लेकिन यहाँ एल एम रेखा हो गया, नहीं किरण हो गया, अब पी क्यू किरण हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। संलग्न आकृति देखकर निम्नलिखित का नाम लिखिए। 4 रेखाखंड कौन कौन है? तो 4 रेखाखंड एल ए एल, ठीक है, और या ऐसा कह सकते हैं हम लोग रेखाखंड ए बी, ठीक। 2 अंत बिंदु को हम लोग रेखाखंड कहते हैं, ठीक ना। अंत बिंदु को रेखाखंड कहते हैं, तो इसीलिए अंत बिंदु कौन है? ये है और ये है, तो ए बी हो गया एक, दूसरा सी डी हो गया, तीसरा एम एल हो गया और ओ एन हो गया, ठीक है। तो ये 4 बिंदु हो गए। रेखाखंड क्या होता है? अंत बिंदु, ठीक ना, अंत बिंदु ध्यान रखना है। अंत बिंदु के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। 4 किरण कौन कौन है? 4 किरण, एक प्रारंभ बिंदु होगी और दूसरा अंत बिंदु, ठीक है। तो ये 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण कह सकते हैं ऐसा, ठीक। 4 रेखा, एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, ठीक है। नीचे दी गई प्रत्येक आकृतियों में रेखाखंड को गिनिए और उनके नाम लिखिए। रेखाखंड कौन कौन है? अंत बिंदु 2 अंत बिंदु, 1 2 3 4 रेखाखंड है। 1 2 3 4 5 6 रेखाखंड है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से रेखाखंड है। रेखा पी क्यू की संलग्न आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, बताना है, ठीक। तो एम किरण ओपी पर एक बिंदु है। एम जो है, एम देख पा रहे होंगे आप,
देखिए एम, एम जो है एम किरण ओपी पर एक बिंदु है, ओ किरण ओ पी, बिल्कुल ओपी पर एक बिंदु एम है, ठीक है बिल्कुल सही है। तो यहाँ सत्य होगा किरण ओपी, किरण ओ पी, किरण ओ क्यू, ओ क्यू से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है, सही बात है। अगर एक ही दिशा में रहता है तो भिन्न नहीं होता है, ठीक ना। अगर अलग अलग दिशा में तो अलग अलग है, ठीक। पी और क्यू, पी और क्यू रेखाखंड पी क्यू के अंत बिंदु हैं, रेखाखंड पी क्यू के अंत बिंदु हैं। पी और क्यू क्या रेखाखंड के अंत बिंदु हैं, ये तो अंत बिंदु बिल्कुल है, ठीक है। बिंदु क्यू रेखाखंड, बिंदु क्यू रेखाखंड पी एन पर स्थित है, क्या पी एन पर स्थित है, पी एन पर स्थित है क्यू, बिल्कुल नहीं, ठीक है। रेखा बिंदु क्यू जो है वो क्या रेखाखंड पी एन पर स्थित है, बिल्कुल नहीं है। अब एन किरण, एन जो किरण है एन, एन किरण ओपी, एन जो है वो किरण क्यूपी पर है, क्यू पी, बिल्कुल एन कहाँ पर है, एन क्यूपी पर है, क्यूपी पर है, ठीक है। ओपी एक रेखा है, ओ पी बिल्कुल रेखा नहीं है, ठीक है। क्यू और पी भले ही रेखा है। किरण ओपी, किरण ओ पी, किरण ओ पी और किरण क्यू पी, ठीक है। किरण क्यू पी, किरण ओ से लेकर पी और क्यू से लेकर पी क्या विपरीत है, बिल्कुल नहीं, एक ही दिशा में आ रहे हैं, ठीक है। ओ से लेकर पी कहो या क्यू से लेकर पी कहो, ये एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो विपरीत कैसे हुए, है ना। अब एम पी एक रेखाखंड है, एम से लेकर पी क्या एक रेखाखंड है, नहीं, क्योंकि ये अंत बिंदु, ये अनंत तक जाती जाएगी, ठीक है। क्लियर है, पी की कोई अंत बिंदु नहीं, ये तो जाते ही जाएगी, एरो दिया हुआ है ना। रेखाखंड की अंत बिंदु होती है, यहाँ तो अंत बिंदु नहीं है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग तीसरा नंबर में देखिए पी और क्यू, पी लास्ट में पी है और क्यू रेखाखंड पी क्यू के अंत बिंदु हैं, नहीं नहीं नहीं, रेखाखंड पी और क्यू के अंत बिंदु बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अनंत बिंदु तक जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए सत्य कथन के लिए टी और असत्य कथन के लिए एफ लिखिए, है ना। एक बिंदु के निश्चित लंबाई एवं चौड़ाई एवं ऊंचाई होती है, क्या बिंदु का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा फॉल्स, एफ होगा, ठीक है। आगे एक किरण की असीमित लंबाई होती है, एक किरण की असीमित लंबाई होती है, बिल्कुल, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। रेखाखंड, अच्छा रेखा ए बी और रेखा बी ए एक ही रेखा है, मान के चलिए ए और बी बनाए, ठीक है। ए और बी रेखा, अब मान के चलिए इधर जाहिर है, क्या ए बी बी ए के बराबर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रारंभ बिंदु है भाई और ये अंत बिंदु है, अंत बिंदु और प्रारंभ बिंदु कैसे पलटा सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्लियर है। आगे अगला क्या है, किरण ए बी और किरण बी ए एक समान है, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। एक ही रेखा है, एक समान है, बिल्कुल नहीं। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया था, रेखा ए बी और रेखा रेखा ए बी या बी ए कहो, रेखा ए बी कहो या बी ए कहो, एक ही होता है, लेकिन किरण जो है वो कभी बराबर नहीं होगा, किरण क्योंकि एक शुरुआत बिंदु होता है और एक अंत बिंदु होता है, अंत बिंदु वो भी निश्चित नहीं होता है, तो ये तो जाता ही रहेगा, तो इसलिए हम लोग उसको कोई बिंदु नहीं बना सकते, इसलिए ए बी बराबर नहीं होगा बी ए का, ठीक है, किरण में, लेकिन रेखा में तो बराबर होगा, तो ये क्या होगा ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, किरण की असीमित ट्रू होगा और यहाँ फॉल्स होगा फर्स्ट वाले में, क्योंकि लंबाई चौड़ाई है बोल रहा है एक बिंदु का। रेखाखंड ए बी और रेखाखंड बी ए समान है, बिल्कुल समान होता है ना। नीचे दी गई लंबाई की रेखाखंड खींचिए, अब क्या करना है, इसकी रेखाखंड खींचना है, तो आपको रूलर को स्केल को रखना है जीरो के पास एक बिंदु लगा देना है और 8.3 के पास एक बिंदु लगा देना है और दोनों को मिला देना है, तो 8.3 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी करना है, उसी तरह इसको भी करना है। आइए कुछ करें, एक कागज पर अपनी पेंसिल के नुकीले सिरों से 4 बिंदु अंकित कीजिए तथा उन्हें ए बी सी डी आदि से सूचित कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे सूचित बिंदु करना है और इसे ए बी सी डी ऐसे सूचित कर देना है, ठीक। एक कागज पर रूलर रखकर उस बिंदु के द्वारा 0 1 2 3 सेंटीमीटर से अंकित कीजिए, मान के चलिए रूलर रखा हमने और एक पर एक ऐसा बिंदु कर दिया, 1 2 3 ऐसा बिंदु करते जाना है, ठीक है। एक कागज लीजिए, इसे 2 बार मोड़िए, एक कागज लेना है, ठीक है, ये कागज है मान के चलिए, इसे 2 बार मोड़ देना है, तो ऐसे बीचों बीच ऐसा आपका भाग बढ़ जाएगा और इसे खोलिए, मोड़ के निशान पर पेंसिल से रेखा खींचिए। अब जो ये जो पेपर है मान के चलिए, जो पेपर है इसमें जो मोड़ यहाँ पर पड़ी है, तो यहाँ पर रेखा खींच दीजिए, ठीक है। ओके, आप देखेंगे कि 2 रेखाएं आसपास में प्रतिच्छेदित करती है, 2 रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपस में 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, यहाँ एक रेखा हो सकती है, यहाँ भी एक रेखा हो सकती है, प्रतिच्छेदित बिल्कुल करती है। प्रतिच्छेदित बिंदु को पी से अंकित कीजिए। अब क्या करना है, ये जो उसे मोड़ा गया था तो मोड़ा गया, मान के चलिए पेपर को 2 बार मोड़ने बोल रहा है, ठीक ना, तो ऐसा मोड़ा गया, मान के चलिए ऐसा मोड़ा गया, एक बार इधर से मोड़ा गया इधर, ठीक है, और एक बार ऊपर नीचे मोड़ा गया, तो ऐसा, ठीक है। तो ये जो दोनों में रेखा खींच देना है, अब ये क्या कर रही है, दोनों को प्रतिच्छेदित कर रही है, प्रतिच्छेदित वाला बिंदु को क्या से दिखाना है, पी से अंकित कीजिए कह रहा है, ठीक ना। अब आप कागज को मोड़कर अन्य आकृति उसे पुनः खोलिए,
अब कागज को मोड़कर अन्य आकृति बनाकर अब उन्हें पुनः खोलिए। प्राप्त मोड़ पर निशान पर रेखाखंड, बिंदु, प्रतिच्छेदित बिंदु इत्यादि अंकित कीजिए। अब कहाँ पर रेखा बन रहा है, कहाँ रेखाखंड बन रहा है, कहाँ पर प्रतिच्छेदित बिंदु है, वो आपको बनाना है। ठीक है, अलग तरह का कागज को मोड़ करके देखना है ना। चर्चा कीजिए, क्या दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर सकती है? क्या दो रेखाएं, मान लीजिए ये दो रेखाएं, ठीक है, क्या एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है? क्या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है? बिल्कुल सही, कर सकती है। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। सामने दी गई आकृति की तरह आकृति बनाकर, सामने दी गई जो आकृति है इसी तरह आकृति बनाकर किरणों के नाम एवं रेखाखंड के नाम लिखिए। तो इसका किरण का नाम क्या है? किरण का नाम OP और OQ है। और रेखाखंड क्या है? रेखाखंड आपका है, ये रेखाखंड आपका हो जाएगा O, और रेखाखंड OP और OQ, ठीक है, और PQ, ये रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है, दी गई आकृति में रेखाखंड किरण को अंकित कीजिए। ये हो गया रेखा, ये हो गया रेखाखंड, और ये हो गया किरण। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग रेखाखंड कहेंगे, लेकिन ये इसके बाद और इसके बाद जो दूरी होगी वो किरण रेखा कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इधर ये जाते रहेगी, ये दूरी को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। ठीक है, 5 सरल वक्र बनाइए। सरल वक्र मतलब जो एक दूसरे से कटे ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, दूसरा इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा इस तरह बना सकते हैं, कुछ भी बनाइए लेकिन कटना नहीं चाहिए एक दूसरे में। ठीक है, भले ही वो एक दूसरे से जुड़ जाए लेकिन कटे नहीं। ओके, वो सरल वक्र होता है। परियोजना कार्य, आप अपने आसपास में दिखने वाली वैसी वस्तुओं की सूची चार्ट पेपर में बनाइए जो रेखाखंड एवं किरण के उदाहरण हो। आसपास जो भी दिख रहे हैं आपको वस्तु, उसकी सूची बनाइए चार्ट पेपर में जो रेखाखंड एवं किरण के उदाहरण है। ठीक है ना, उसको आपको सूची बनाना है। तो रेखाखंड क्या हो सकता है? जैसे कि पेंसिल रेखाखंड है, क्योंकि ये अंत बिंदु इसका है। पेन भी रेखाखंड है। लेकिन मान के चलिए बल्ब जल रहा है, तो बल्ब से जो रोशनी निकल रही है वो बल्ब तो हो गया प्रारंभ बिंदु, लेकिन बल्ब का जो रोशनी निकल रहा है वो अनंत बिंदु तक जाएगा, तो वो किरण हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम्पल करना है। ओके, क्लियर है? अंत में मैं यही कहूँगा, यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, यदि आपको लिखनी है नई कहानी, तो आचार्य प्रशांत जी के शिक्षाओं से जुड़िए। ठीक है ना, लाइव जुड़ने के लिए आप गूगल क्रोम से जुड़ सकते हैं या उनके ऐप के थ्रू से जुड़ सकते हैं। यदि कुछ भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मदद कर सकता हूँ। ठीक है, नमस्कार। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है ना, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है। ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है।